नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। आरक्षण विधेयक पर बड़ा बयान। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान आया है। राज्यपाल यदि अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं तो राज्यपाल को अपना पद छोड़ देना चाहिए, ये कहना है रविंद्र चौबे का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान आया है। राज्यपाल प्रदेश के हित में कोई निर्णय नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। तो ये बड़ा बयान है। आपको बता दें, आरक्षण विधेयक पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल महोदया विधानसभा से, कैबिनेट से सर्वसम्मति से पारित किए हुए निर्णय पर अगर निर्णय नहीं ले पा रही, न हाँ में न ना में, तो उनको अपनी जिम्मेदारी के इस पद से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अपन अधिकार के लिए कौन सीमा तक जाही, एक बारे में अभी आदरणीय टीएस महाराज बोली से जो हमार संवैधानिक अधिकार के रक्षा नहीं कर सके, बोला अपन पद में बने रहे के अधिकार बिल्कुल नहीं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर आज जन अधिकार रैली में दो बड़े मंत्री, जिन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा राज्यपाल पर और कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के हित में वो काम नहीं कर पा रही हैं तो फिर उन्हें अपने कार्य से खुद को अलग कर लेना चाहिए। टीएस सिंहदेव का भी ये बड़ा बयान। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा कि राज्यपाल यदि अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं तो राज्यपाल को अपना पद छोड़ देना चाहिए। बड़ा बयान रविंद्र चौबे का और ऐसा ही बयान टीएस सिंहदेव का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्यपाल प्रदेश के हित में कोई निर्णय नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। दरअसल आज रायपुर में जन अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में समर्थक कांग्रेस के जुटे हैं। माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों का जन हुजूम यहां पर उमड़ा है और बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग पहुंचे हैं। इस जन अधिकार रैली में तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री शामिल हुए। और अरुण साहू जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, ये एक बड़ा मसला है और सीधा यहां पर कांग्रेस अब राज्यपाल को टारगेट कर रही है। कह रही है कि माफ कीजिएगा, कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर निर्वहन नहीं कर पा रही हैं राज्यपाल तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो राज्य की कांग्रेस सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार आरक्षण के नाम पर लोगों को धोखा देने का और राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार ने जो 58% आरक्षण दिया था उसे ये उच्च न्यायालय में डिफेंड नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए, और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया उसे अपने ही व्यक्ति से उच्च न्यायालय में जाकर उस पर स्थगन कराया। तो ये तो आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस जो है आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति समाज और पिछड़ा वर्ग समाज और सामान्य वर्ग के गरीबों के साथ भी धोखा देने का काम कर रही है। आरक्षण देना इनकी नीयत नहीं है और आरक्षण के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। जी नहीं, लेकिन अरुण साहू जी, सरकार तो कहती है कि भाई हमने तो विधानसभा से पारित कर दिया, अब हस्ताक्षर भर होने हैं राज्यपाल के। देखिए, राज्यपाल, आरक्षण संवैधानिक मामला है। राज्यपाल ने जो जानकारी मांगी है उस जानकारी ठीक प्रकार से सरकार दे। विधानसभा का सत्र तो राज्यपाल के ही कहने पर सरकार को बुलाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के, आदिवासी समाज के, पिछड़ा वर्ग समाज के दबाव के कारण ही राज्य सरकार विधेयक लेकर आई थी, पर वो आनन फानन में लेकर आए, बिना तैयारी के लेकर आए। भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव को लक्ष्य लेकर बिना तैयारी से लेकर आए हैं। और आज जब राज्यपाल अपने संवैधानिक
जिम्मेदारी के निभाने के लिए जो जानकारी राज्य सरकार से मांग रहे हैं, राज्य सरकार वो देने के बजाय राज्यपाल के खिलाफ, एक संवैधानिक पद के खिलाफ इस प्रकार से बात कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार को, कांग्रेस के नेताओं को और मंत्रियों को संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान है कि नहीं है? जी नहीं, एक दावा तो और कांग्रेस करती है कि भाई जो सवाल पूछे गए या जो जानकारी मांगी गई वो विस्तार से, जो 10 सवाल आए उनके जवाब दिए गए हैं राजभवन के लिए। और आरोप तो बीजेपी पर भी सरकार लगा रही कि भाई बीजेपी अड़ंगा डाल रही है, राज्यपाल को अच्छे से काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी ने ही 58%, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दिया था। और आरक्षण देने के लिए हमने विधानसभा में सरकार का समर्थन किया, विधानसभा में जी। और इसलिए हमारी तरफ से अड़ंगेबाजी का प्रश्न नहीं है। ये तो सरकार की नीयत पर खोट है। सरकार जो जानकारी चाहिए राज्यपाल को वो उपलब्ध नहीं कराने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, राज्यपाल से इस्तीफा मांग रहे हैं। और लगातार जो पिछले 1 महीने में जो कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी किया है वो ये बताता है कि आरक्षण देना इनकी नीयत नहीं है, आरक्षण के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण साव जी। तो हमारे साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़े थे और इस मसले पर उन्होंने अपनी बात रखी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है, नारायणपुर से बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका है। नारायणपुर जा रहे थे बीजेपी नेता, बैरिकेडिंग लगाकर बेनूर थाने की पुलिस ने इन सभी को रोका है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया है। ये सभी बीजेपी नेता नारायणपुर जा रहे थे। आपको बता दें, बैरिकेडिंग लगाकर बेनूर थाने की पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोक दिया है। दे रहे हो तो हमारा समाज बचा दे रहे हो तो हमारा समाज बचा दे रहे हो तो हमारा समाज बचा। आज पैसा देकर के उनका धर्म बनेगा। और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। रतलाम में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर एक उपभोक्ता ने लाइनमैन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बिजली बिल का भुगतान न करने पर एक लाइनमैन ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। उपभोक्ता कनेक्शन काटने से आक्रोशित होकर लाइनमैन पर हमला करने के लिए घर से तलवार लेकर निकलता है और लाइनमैन की तरफ दौड़ लगा देता है। गनीमत ये रही कि वहां आसपास मौजूद लोगों ने उपभोक्ता को पकड़कर लाइनमैन की जान बचाई। मामला खरवा कला विद्युत वितरण केंद्र के कसारी गांव का है। बिजली कर्मी ब्रजेश लोधी गांव में बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इन्हीं उपभोक्ताओं में कमल पिता गणपत लाल डांगी भी शामिल था। ब्रजेश ने बिजली बिल जमा न करने पर कमल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। कमल को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से में गया और लाइनमैन पर हमला कर दिया। वहीं लोगों ने ये समझकर कमल को छोड़ दिया कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है तो कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भी कमल नहीं माना। उसने ब्रजेश पर पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने कमल को पकड़कर ब्रजेश की जान बचाई। ग्वालियर के सिटी सेंटर के TDR पब में हंगामा और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि रात में शराब के नशे में युवकों ने सिटी सेंटर के अंदर पब में तोड़फोड़ और मारपीट की। यहां तक कि पब के संचालक के साथ मारपीट की गई। ग्रुप में आधा दर्जन से ज्यादा लोग आते हैं। इसमें ज्यादातर युवक शराब के नशे में थे। शराब के नशे में ही युवकों ने पब संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। हाथ में जो आया उससे ही मारपीट करने लगे। पब की प्रॉपर्टी को नशे में धुत युवकों ने नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि म्यूजिक बजाने को लेकर पब में हंगामा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने पब संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना का CCTV भी सामने आया। इधर संचालक ने यूनिवर्सिटी थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ और रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला बैतूल जिले से सामने आया है, जहां एक आटा चक्की संचालक ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद वार्ड की है।
आरोप है कि आटा चक्की संचालक ने नाबालिग को अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकतें की। इस वारदात के बाद नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही घर के सामने खड़ी एक कार में भी आग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने बात नहीं सुनी तो पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। एसएएफ जवानों को इलाके में तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। नरसिंहपुर में ग्राहक को सब्जी बेचने को लेकर सब्जी की दुकान लगाने वाली 2 महिलाएं भरे बाजार में भिड़ गईं। दोनों ऐसी भिड़ी कि बमुश्किल शांत कराया जा सका। करेली के भरे बाजार में दोनों महिलाओं की झोमाझटकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करेली के बरमान चौराहे के इस वीडियो में पहले महिलाओं के बीच तू-तू मैं-मैं होती है, बढ़ते बढ़ते बाद दोनों की हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिसमें एक महिला तराजू उठाकर दूसरी महिला को मारती और फिर दोनों आपस में एक दूसरे पर शक्ति आजमाते हुए नजर आती हैं। यहाँ मौजूद लोग दोनों महिलाओं के बीच बचाव के लिए आते हैं और बमुश्किल समझाइश के बाद दोनों को शांत कराया जाता है। उज्जैन के थाना माधवनगर से लापता हुई 14 साल की 2 लड़कियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया है। 9वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं घर से ट्यूशन जाने का कहकर निकली और अचानक गायब हो गई थीं। देर रात तक भी घर नहीं लौटने पर परेशान परिजनों ने रात में ही रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और 12 घंटे के अंदर खुलासा किया कि दोनों लड़कियां वृंदावन के लिए स्टेशन से रवाना हुई हैं। लड़कियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां कृष्ण भगवान के अटूट भक्त हैं और वो भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के लिए घर से रवाना हो गई थीं। फिलहाल उनकी काउंसलिंग की गई है और घर वालों से भी बातचीत करवाई गई है। भोपाल का वीआईपी रोड कभी स्टंटबाजों की वजह से सुर्खियां बना रहता है तो कभी दूसरी वजहों से। ताजा मामला करबला पंप हाउस के पास का है, जहां बड़े तालाब में एक युवती ने छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से युवती के शव को तालाब से बाहर निकाला जा सका। युवती के शव को निकालकर हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती ने किन कारणों से तालाब में छलांग लगाई, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी युवती के शव की पहचान करने में लगी हुई है। खबर गरियाबंद से, जहां फिंगेश्वर शहर नदी मोड़ में 2 दंतेल हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों की मौजूदगी के कारण इलाके में दहशत फैल गई। परसित कला में उत्पात मचाते हुए हाथी फिंगेश्वर नदी मोड़ होते हुए महासमुंद मुख्य मार्ग पर पहुंच गए हैं। सड़क पर हाथियों के आने के चलते कई घंटे तक सड़क जाम रही। इधर वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट किया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। हाथियों के कारण कई घंटों तक सड़क जाम रही। वन विभाग की टीम रात भर लोगों को अलर्ट करती रही। रात में ईंट भट्टों में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। सड़गोड़ में हाथी घर के बड़ी में घुस गए, जिसकी वजह से लोगों को दहशत में रात गुजारनी पड़ी। फिलहाल हाथियों की मूवमेंट पर वन विभाग नजर रख रहा है। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। छतरपुर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई थी। पूरा मामला छतरपुर के बड़ा मलहरा के पास का है। इसी दौरान घटनास्थल से गुजरी भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जब नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपना काफिला रोका, जिसके बाद घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर देरी से पहुंचे बड़ा मलहरा थाना प्रभारी के खनेजा को फटकार लगाई। प्रज्ञा ठाकुर ने मृतक के परिजनों को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि सांसद भोपाल से बागेश्वर धाम जा रही थी और तभी उनकी नजर सड़क हादसे के शिकार हुए 3 युवकों पर पड़ी। सांसद ने बिना देरी के युवकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी और देरी से पहुंचने पर थाना प्रभारी को फटकार भी लगाई। भोपाल सांसद की संवेदनशीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बुजुर्ग हाथी सिविल बहादुर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सिविल बहादुर की 72 साल की उम्र में मौत हो गई है। कुसमी के सिविल दाग ग्राम में पकड़े जाने के कारण इसका नामकरण सिविल बहादुर रखा गया था। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हाथी कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। मंगलवार सुबह हाथी पुनर्वास केंद्र रामकोला में उसकी मौत हो गई।
44 साल पहले अविभाजित सरगुजा जिले के कुसमी वन परिक्षेत्र के सिविल दाग में इस हाथी को पकड़ा गया था। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर से वन विभाग के उच्चाधिकारी हाथी रेस्क्यू सेंटर के लिए रवाना हो गए हैं। वन विभाग उसके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहा है ताकि मौत के कारण स्पष्ट हो सके। बताया जा रहा है कि वन विभाग सम्मान के साथ हाथी का अंतिम संस्कार करेगा। वन कर्मियों ने बताया है कि 1988 में ये हाथी पहले कुसमी क्षेत्र में घुसा था। कई दिनों तक इसी क्षेत्र में ये रुक गया था। शेष हाथी भी आ गए थे और तब इसे रस्सा से फंसाकर पकड़ लिया गया था। तब से ये वन विभाग की देखरेख में ही रहा। ये पानी नहीं पीना है, ये पानी खतरनाक है। कोकोड़ी ग्राम पंचायत में 2 प्राथमिक स्कूल और एक मिडिल स्कूल भवन है, लेकिन यहां पढ़ने वाले बच्चे या तो अपनी प्यास को मारकर पढ़ने को मजबूर हैं या फिर फ्लोराइड वाले पानी को पीकर अपना गला तर करने को, क्योंकि यहां स्कूल में लगे बोर में से फ्लोराइड वाला पानी ही निकलता है। हालांकि यहां फ्लोराइड मुक्त पानी के लिए प्लांट लगाया गया, लेकिन वो सिर्फ शोपीस है। खराब होने के बाद इसे सुधारा नहीं गया। अब इसी पानी से बच्चों का खाना भी तैयार होता है। अब ये भी जरा देखिए कि पानी पीने के बाद बच्चों की स्थिति कैसी है। दांत पीले और काले होने लगे हैं। कुछ बच्चे घर से पानी जरूर ले आते हैं, लेकिन सब नहीं। ऊपर से मध्याह्न भोजन इसी फ्लोराइड वाले पानी से बनता है। हालांकि ऐसा नहीं कि फिल्टर बिगड़ने की शिकायत नहीं की गई। शिकायत हुई, अफसर भी आए, मुआयना भी किया, लेकिन संयंत्र सुधारा नहीं गया। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें हमसे यानी कि न्यूज 18 से ही ये पता चला कि फिल्टर प्लांट काम ही नहीं कर रहा। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम मंगता सलेभाट में एक गांव ऐसा है जहां आज तक ना सड़क बनी ना ही पुल। आज भी लोग लकड़ी का पुल बनाकर रास्ता पार करते हैं, लेकिन गांव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कलेक्टर से भी मिलने पहुंचे ग्रामीण ने बताया कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर जाएंगे। जिला मुख्यालय कांकेर से 120 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मंगता सालेभाट के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इलाके में 4 पुल की जरूरत है। 6 गांव के लोगों को आवागमन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में ग्राम एदनार, मासपुर, किलेनार, मालमेटा, फूलबहरी और पड़बेड़ा पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसके कारण गांव में राशन की दुकान से सामग्री लाने या 108 वाहनों को बुलाने में, अचानक कोई आपातकालीन सेवा लेने या गर्भवती माताओं को लाने में बाधा आ रही है। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ 5 जनवरी को होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेले का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर ग्वालियर मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के कई मंत्री भी मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में ग्वालियर आएंगे। आपको बता दें कि 7 फरवरी तक चलने वाला ग्वालियर व्यापार मेला का आगाज 26 दिसंबर को हो चुका है। ग्वालियर व्यापार मेले में इलेक्ट्रॉनिक, शिल्प, कपड़ा, बर्तन, खिलौने, खान पान समेत करीब 2500 से ज्यादा दुकानें लग रही हैं। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 150 से ज्यादा दुकानें लग रही हैं। इस बार भी मेले में वाहन खरीदी पर 50% रोड टैक्स पर छूट मिल रही है। इसके चलते कार और बाइक की बम्पर बिक्री हो रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, लिहाजा इस साल मेले में 1,500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले का एक युवक पिछले 7 सालों से भारत भ्रमण यात्रा पर है। भ्रमण के दौरान युवक बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पहुंचा। भारत भ्रमण पर निकले युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका मूल उद्देश्य स्वदेशी चीजों का प्रचार प्रसार करना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए उनके पिता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले 7 सालों से वो प्रचार प्रसार के लिए साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आजादी का जिक्र करते हुए बताया कि हमारे देश को आजादी हजारों क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से मिली है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ भारत भ्रमण कर एक माहौल तैयार करने की कोशिश वो कर रहे हैं ताकि लोग शहीदों को याद रख सकें।
नया साल हो और नए साल पर गुम हुआ फोन मिल जाए तो क्या कहना। ऐसा ही हुआ मुंगेली में, जहां मुंगेली पुलिस ने लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाए। फोन मालिकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नए साल पर उनको गुम हुए फोन उन्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन मुंगेली पुलिस ने गुम हुए 120 मोबाइल की रिकवरी की। लोगों को उनके मोबाइल वापस दिए गए। मुंगेली एसपी चंद्रमोहन सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम रखकर लोगों को उनके मोबाइल वापस किए। साथ ही सभी को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए एक बुक भी भेंट की है। लोगों ने गुम हुए मोबाइल मिलने की उम्मीद भी खो दी थी, लेकिन नए साल में मुंगेली पुलिस ने गुम हुए मोबाइल देकर मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशियां लौटाई, जिसके लिए सभी ने पुलिस का आभार जताया। रखना ये राजनीति है, और वो भी इतने निम्न स्तर की राजनीति है साथियों। ये निम्न स्तर की राजनीति को आप लोगों ने पहचानना। आपने पहले भी देखा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कैसे भ्रष्टाचार फैलता था, कैसे आपके अधिकारों का हनन होता था। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मौका दिया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, यहाँ पर 4 साल से हमारी सरकार है। अब क्योंकि अंतिम चरण आ गया, चुनाव होने जा रहा है इस साल, और देश भर में आप देख रहे हैं एक नई लहर है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरुआत की है, पैदल चलकर साथियों ये एक इतिहास रचा जा रहा है। या तो आजादी के समय गांधी जी देश के कोने कोने में पहुंचे थे, आज फिर वही अमन की, प्रेम का संदेश लेकर नफरत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है। देश के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारी से निजात पाने के लिए, महंगाई से निजात पाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से निजात पाने के लिए ये पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली जा रही है। कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंचेंगे। हमारे यहाँ के सभी नेता लोग बीच बीच में शरीक होते रहे उस यात्रा में। परसों से मेरे राज्य में, हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं राहुल गांधी जी फिर से। साथियों, कश्मीर तक जाएंगे, श्रीनगर में झंडा फहराएंगे। देश को एकता का एक बार फिर से संदेश मिलेगा। साथियों, इस एकता को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, भाई को भाई से अलग करने के लिए आप देख रहे हैं उसका खेल छत्तीसगढ़ में भी खेला जा रहा है, जहां एक और सामाजिक न्याय की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ध्यान बांटने के लिए किस तरह का खेल खेला जा रहा है। आपने देखा अभी विधानसभा में कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी चिंगारी लगाते हैं। क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग ऐसी चिंगारी को कभी अपना पाएंगे? कोशिश बहुत होती है आरएसएस की विचारधारा की कि भाई को भाई से अलग किया जाए, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। लेकिन छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने इनकी इस तरह की राजनीति को, विचारधारा को कभी सफल नहीं होने देना है। मेरा आपसे आह्वान है कि आप जुड़िए इस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी। महाकालेश्वर मंदिर में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन नई व्यवस्थाओं को लागू कर रहा है। शीघ्र दर्शन, गर्भगृह दर्शन और भस्म आरती की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के बाद अब मंगलवार से देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर में होने वाले पूजन को ऑनलाइन घर बैठे बुक करवा सकेंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए जल्द ही यहां होने वाले पूजन को भी ऑनलाइन बुक करवाया जा सकेगा। महाकाल मंदिर में होने वाली पूजन ऑनलाइन होने से भक्तों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक कई श्रद्धालु पूजन पाठ के लिए काउंटर पर जाते थे, यहां उन्हें काफी समय भी लगता था, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद भक्तों को भटकना नहीं पड़ेगा और दर्शन के बाद वहीं पर
ऑनलाइन टोकन दिखाकर पूजन करवाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में दिसंबर भले ही 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा, लेकिन नया साल कड़ाके की ठंड लेकर आया। भोपाल में आज देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोहरा रहा। यहां विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। राजधानी में रविवार रात पारा 3 डिग्री लुढ़क कर 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भोपाल के अलावा देश में चंडीगढ़, अंबाला, भिवानी, करनाल, भागलपुर और मंडी में विजिबिलिटी 50 मीटर रही। सबसे ज्यादा घना कोहरा हिसार और पूर्णिया में रहा। यहां विजिबिलिटी 25-25 मीटर रही। खराब मौसम के कारण भोपाल आने वाली एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट करना पड़ा। इंडिगो की दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद फ्लाइट लेट हुई। इंडिगो की बेंगलुरु फ्लाइट आज कैंसिल करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी की रात सबसे सर्द रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। घने कोहरे पर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। सोमवार सुबह से ही रायपुर समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। रायपुर का तापमान अधिकतम 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.5 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश भर में पेंड्रा रोड सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाजुओं में है ताकत और कांधे पर बाइक। ये है कैमूर के स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र, जिन्होंने कंधे पर बाइक उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इंडिया के फेमस हैमर हेड मैन नाम से मशहूर और स्टंट्स के बादशाह धर्मेंद्र ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस शक्तिमान ने कंधे पर 249 किलोग्राम की बाइक रखकर 30 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई। धर्मेंद्र के लिए ये रिकॉर्ड कोई नया नहीं है। इससे पहले वो कई सारे रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। इन्होंने बजाज प्लेटिना बाइक को उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इन्होंने ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने ये नया रिकॉर्ड 31 दिसंबर